Assalamu alaikum, dear students. In previous lecture, we were discussing Bohr's model of atom. बेटा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के पोस्टुलेट्स हम पढ़ रहे थे, तो उसमें से बेटा हमने 3 पोस्टुलेट्स पढ़े थे. ठीक है. पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि एक एटम जो होता है उसमें अब प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है. और इस न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू टोटल साइज ऑफ एन एटम. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड हमने बेटा क्या पढ़ा था, अब बचे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं, अब इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में बेटा क्लोज्ड सर्कुलर पाथ्स होते हैं. क्लोज्ड सर्कुलर पाथ्स होते हैं बेटा, और इन क्लोज्ड सर्कुलर पाथ्स को हम बेटा नाम बोलते हैं ऑर्बिट्स. इनको ऑर्बिट्स नाम बोलते हैं. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन्स जो बेटा होते हैं वो इन ही ऑर्बिट्स में होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स इन ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, इन ही क्लोज्ड सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं. दिस वाज पोस्टुलेट नंबर सेकंड. पोस्टुलेट नंबर थर्ड हमने क्या पढ़ा था बेटा, पोस्टुलेट नंबर थर्ड हमने पढ़ा था कि अब ये जो ऑर्बिट्स होते हैं हर किसी ऑर्बिट के साथ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होता है, जिसकी वजह से बेटा इन ऑर्बिट्स को एक और नाम बोला जाता है एनर्जी शेल्स. ठीक है. इनको एक और नाम भी बोला जाता है, these orbits are also called as energy shells. ठीक है. और इनको कभी कभार नाम बोला जाता है. और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बेटा रिवॉल्व करता है इस ऑर्बिट में, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो विद टाइम चेंज नहीं होती है. फॉर दिस रीजन these orbits are also called as stationary orbits. स्टेशनरी का मतलब यह नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है. स्टेशनरी का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है इस ऑर्बिट में वो कांस्टेंट है. ये मैंने आपको कल बेटा बोला था. ना पोस्टुलेट नंबर 4 हम आज पढ़ेंगे बेटा. पोस्टुलेट्स हम पढ़ रहे थे, अब आज हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट नंबर 4. पोस्टुलेट नंबर 4. अब यहां पर बेटा एक टर्म होती है जिसको हम नाम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर हम बेटा नॉर्मल मोमेंटम की बात करते हैं जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल मोमेंटम. नॉर्मल मोमेंटम किसके बराबर होता है बेटा, दैट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. एक पार्टिकल का मास और एक पार्टिकल की वेलोसिटी, उसका जब हम प्रोडक्ट लेंगे बेटा उसी को हम नाम बोलते हैं मोमेंटम. ठीक है बेटा. दिस इज नॉर्मल मोमेंटम. लेकिन बेटा जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, एक तो हो गई लीनियर मोशन. लीनियर मोशन में हम बात करते हैं मोमेंटम की, नॉर्मल मोमेंटम की. अगर आप पार्टिकल बेटा सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन में हम इस पार्टिकल के 3 पैरामीटर लेते हैं. एक तो बेटा हम इस पार्टिकल का मास लेते हैं, दूसरा इस पार्टिकल की वेलोसिटी लेते हैं, किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में. और बेटा यहां पर हम एक और चीज कंसीडर करते हैं, दैट इज दिस रेडियस. ये पार्टिकल जो है बेटा किस रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है. तो यहां पर m और v, मास और वेलोसिटी के अलावा एक और पैरामीटर आता है, दैट्स कॉल्ड एज r. ये r क्या होती है बेटा, ये r होती है रेडियस, जिस रेडियस पर ये पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है. और ये जो mvr होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम. तो एक तो वह नॉर्मल मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. लेकिन सर्कुलर मोशन में हम बेटा बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, जो किसके बराबर होता है, mvr, प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. ठीक है बेटा. अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन की कौन सी मोशन होती है एटम में, सर्कुलर मोशन. ठीक है बेटा. इसका मतलब यह है कि एक तो हम इस इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करेंगे, दूसरा इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, किस वेलोसिटी पर घूम रहा है,
और तीसरा यहां पर हम ये भी कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां पर भी हम लेंगे एमवीआर, दैट्स कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। अब फोर्थ पोस्टुलेट हमारे पास क्या है बेटा? अब एक एटम जो होता है बेटा, एक एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं। एक एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये वाले शेल्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं बेटा। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सिर्फ उस शेल में रिवॉल्व करेगा जिस शेल में एंगुलर मोमेंटम जो होगा, जिस शेल में एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ये देखिए एमवीआर जो होगा ये बराबर होगा, ध्यान से सुना, ये एंगुलर मोमेंटम जो होगा ये बराबर होगा होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 ये एक एजम्पशन की बोर की, ये एजम्पशन बाद में प्रूव भी की गई। जब हम आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, de Broglie's कॉन्सेप्ट, वहां पर हम प्रूव करेंगे हाउ दिस MVR इज इक्वल टू NH by 2 ये n क्या है यहां पर? होल नंबर। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन उस शेल में घूमेगा जिस शेल में एंगुलर मोमेंटम जो है दैट विल बी इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 ये h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा ये है कि यहां पर हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, पोस्टुलेट नंबर 4, आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स, out of infinite number of shells the electron will revolve, the electron will revolve only in those shells in which angular momentum is whole number multiple of h by 2 in which angular momentum is whole number multiple of h by 2 यानी कि एंगुलर मोमेंटम जिनमें यानी कि MVR जिनमें होगा ये बराबर होगा होल नंबर मल्टीपल ऑफ n इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 अब ये बोर की एक एजम्पशन थी। अब n क्या है यहां पर? n यहां पर डिटरमाइन करेगा शेल, n यहां पर डिटरमाइन करेगा शेल। फॉर एग्जांपल बेटा अगर n 1 के बराबर हुआ, n अगर 1 के बराबर हुआ, मतलब अगर पहला शेल हुआ, तब क्या बनेगा? MVR बेटा किसके बराबर बनेगा? m where m is mass, v is velocity, r is radius। MVR किसके बराबर बनेगा? n का वैल्यू 1 होगा तो MVR बनेगा बेटा h by 2 अगर बेटा n 2 के बराबर होगा, कल मैंने आपको बोला n इक्वल टू 2 का मतलब सेकंड शेल, तो सेकंड शेल में क्या होगा? MVR किसके बराबर होगा? 2h by 2 ये 2 और 2 कैंसिल हुआ तो वहां पर क्या बचा? h by π। अगर बेटा n 3 के बराबर हुआ, मतलब थर्ड शेल, तो वहां पर क्या होगा? MVR इज इक्वल टू 3h by 2 MVR इज इक्वल 3h by 2 मतलब क्या हुआ बेटा? पहले शेल में एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा h by 2 h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। दूसरे शेल में क्या होगा? h by π। तीसरे शेल में क्या होगा? 3h by 2 अब इस पूरे इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यहां पर एक बार फिर से हम ये बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम के फिक्स्ड वैल्यूज होंगे, जिस तरह से हमने बेटा प्लैंक्स थ्योरी में बोला था कि एनर्जी के फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं, तो यहां पर भी हम बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है उसके फिक्स्ड वैल्यूज होंगे। पहले शेल में एंगुलर मोमेंटम होगा h by 2 दूसरे में होगा h by π, तीसरे में होगा 3h by 2 तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है बेटा, तो यहां पर भी हम
बेटा देन टर्म यूज कर सकते हैं। यहां पर हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड बेटा टर्म हमने इससे पहले भी यूज की थी प्लैंक्स थ्योरी में, वहां पर भी हमने बोला था क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, फिक्स्ड वैल्यूज। तो यहां पर भी एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो फिक्स्ड है डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 10 एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा वो क्वांटाइज्ड है। तो ये एक एजम्पशन बोहर ने ली थी, इसको हम बाद में बेटा प्रूव भी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर होगा होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 मतलब ये एंगुलर मोमेंटम के फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसका वैल्यू जब हम देंगे तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आएगा एंगुलर मोमेंटम का। तो यहां पर हम टर्म बेटा यूज करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम का फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो दिस वाज पोस्टुलेट नंबर 4। तो आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स, एक एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोस शेल्स इन व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2, ठीक है। तो ये हम पोस्टुलेट बेटा बाद में de Broglie के कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप कॉपी कीजिए। So this was postulate number 4. अब बेटा postulate number 5. postulate number 5 क्या है बेटा, greater the distance between nucleus and energy shells, या सिंपल हम लिखेंगे न्यूक्लियस एंड शेल्स, greater is the energy, मतलब क्या है बेटा, अगर ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है n इक्वल टू 1 यानी कि के शेल, ये दूसरा शेल है n इक्वल टू 2 यानी कि एल शेल, ये थर्ड शेल है n इक्वल टू 3 यानी कि m शेल, ये फोर्थ शेल है n इक्वल टू 4 यानी कि n शेल। दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4। तो क्या है, जितना शेल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है बेटा। अगर हम इन शेल्स की बात करेंगे के एल एम एन, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर कौन है बेटा, एन शेल। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, एन शेल की होगी। उसके बाद बेटा एम शेल की होगी, उसके बाद एल शेल की होगी, और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, के शेल की होगी। मतलब क्या है बेटा, मतलब एनर्जी जो होगी बेटा, एनर्जी ऑफ के शेल सबसे कम होगी
उसके बाद किसकी होगी, एल शेल। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी एनर्जी बढ़ती जाएगी। उसके बाद एम शेल, उसके बाद एन शेल, या इसे भी लिख सकते हैं सबसे कम फर्स्ट शेल की होगी, उसके बाद सेकंड शेल की, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद थर्ड शेल की, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी बेटा वो फोर्थ शेल की होगी, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस शेल की न्यूक्लियस से ज्यादा होगी उतना उस शेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें कि के एल एम एन, तो सबसे ज्यादा एन शेल की है, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसकी है, पहले ऑर्बिट की, यानी कि के शेल की एनर्जी सबसे कम है। राइट इट डाउन। This one beta postulate number 5th. Now postulate number 6. Postulate number 6 क्या है बेटा, by the time the electron will revolve in any orbit, by the time the electron will revolve in any orbit and it will not lose energy, this state is called as ground state. For example बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये इस शेल में इलेक्ट्रॉन बेटा प्रेजेंट है, इस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है और ये अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो जहां पर इलेक्ट्रॉन की लीस्ट एनर्जी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की सबसे कम एनर्जी जहां पर होगी दैट्स कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट, यानी कि इससे कम एनर्जी जहां पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल ना हो। तो अगर फॉर एग्जांपल इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, इस पहली वाली स्टेट में इलेक्ट्रॉन है और ये रिवॉल्व कर रहा है, और अब यहां से एनर्जी को फर्दर लूज नहीं कर सकता है, इस स्टेट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी फर्दर लूज नहीं कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की लीस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है। सो इस लीस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट को बेटा नाम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है बेटा। तो ग्राउंड स्टेट ऐसी स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन की जहां पर उसकी लीस्ट एनर्जी हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, जिस ऐसी स्टेट जहां पर एनर्जी को लूज नहीं करेगा फर्दर, ठीक है, तो उस स्टेट को हम बेटा नाम क्या बोलते हैं, उस स्टेट को हम नाम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है बेटा। तो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर रिवॉल्व कर रहा है और ये एनर्जी को इससे फर्दर लूज नहीं करेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, लीस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, इससे कम एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम बेटा नाम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो दिस वाज पोस्टुलेट नंबर 6। तो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां पर उसकी एनर्जी फर्दर डिक्रीज नहीं होगी, तो ऐसे ऑर्बिट को हम बेटा या ऐसे शेल को हम नाम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट।
So this was beta postulate number 6. Postulate number 6. Now postulate number 7. अब बेटा अगर हमारे पास, अब ध्यान से आप सुनना, अगर हमारे पास ये एटम है, ये इसमें न्यूक्लियस है और ये एनर्जी शेल्स है इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो अगर बेटा, अब ध्यान से आप सुनना, अगर बेटा इस ग्राउंड स्टेट से, अब ये हायर एनर्जी स्टेट है, आपको पता है ना, ये दूसरा शेल है, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, सो दीज आर हायर एनर्जी शेल्स, हायर स्टेट्स, हायर एनर्जी स्टेट्स। अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना होगा, तो ये खुद नहीं जाएगा बेटा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। तो अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो हायर स्टेट में चला जाएगा, फॉर एग्जांपल वो इस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, ये या इस स्टेट में भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। नाउ दिस n equal to 2, this is n equal to 1, n equal to 2 and n equal to 3. This second and third state, these are called as beta excited states. इनको हम बेटा नाम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स। हायर एनर्जी स्टेट जो होती है दैट्स कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट, और जिस स्टेट में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था अपनी स्टेट में दैट्स कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, तो एब्सॉर्ब करने पर ये एक्साइट हो सकता है या ये जंप करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। ये लोअर एनर्जी स्टेट का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बोला बेटा ग्राउंड स्टेट, और ये जो हायर एनर्जी स्टेट्स होती है ना बेटा, दीज आर कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट्स, इनको हम बेटा नाम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स। दिस n equal to 2 is first excited state, this n equal to 3 is second excited state, or this n equal to 1 is ground state, n equal to 2 is excited state but first excited state, n equal to 3 is second excited state। तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हायर एनर्जी शेल में, हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। बट बेटा दिस एक्साइटेड स्टेट, दिस हायर एनर्जी स्टेट इज नॉट स्टेबल फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इस एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो होगा क्या बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड स्टेट से वापस आ जाएगा, किस पर, वापस आ जाएगा ग्राउंड स्टेट पर। देखिए ऐसे, तो अगर फॉर एग्जांपल बेटा अगर इलेक्ट्रॉन यहां चला गया था, ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो वापस आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं है। अगर यहां चला गया था तो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट पर। लेकिन बेटा इस टाइम पर क्या होगा, एक्साइटेशन जब हुई थी तब एनर्जी अब्सॉर्ब की थी इलेक्ट्रॉन ने, लेकिन बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन वापस डीएक्साइट होगा, वापस ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा, तो इसके पास जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बेटा ये इसको वापस रिलीज करेगा, ये इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को वापस रिलीज करेगा। तो मतलब क्या है, एक्साइटेशन जब होगी, व्हाट इज एक्साइटेशन, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। एक्साइटेशन जब होगी तब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है, लेकिन जब अब इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन होगी, डी एक्साइटेशन का मतलब क्या है, हायर एनर्जी स्टेट से वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आना। तो इस डी एक्साइटेशन के टाइम बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को बेटा वापस रिलीज करेगा। तो सिंपल सी बात है,
ग्राउंड स्टेट से अगर हायर स्टेट में जाना होगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, लेकिन अब चूंकि हायर एनर्जी स्टेट जो है अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन वहां पर रहता है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, so within no time electron comes back to ground state, but during this de-excitation the electron releases this extra amount of energy. ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं energy is absorbed when electron jumps from lower energy state to higher energy state, lower energy state to higher energy state. ठीक है, अब ये जो हायर एनर्जी स्टेट है इनको हम बेटा नाम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट. द हायर एनर्जी स्टेट is called as excited state. ये जो हायर एनर्जी स्टेट होती है बेटा, इसको हम नाम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट. लेकिन बेटा एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है. ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट जो होती है, एक्साइटेड स्टेट is highly unstable. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वहां पर रहता है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड इलेक्ट्रॉन या हम बोल सकते हैं इज हाईली अनस्टेबल, एंड इलेक्ट्रॉन remains there for fraction of seconds. इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वहां पर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रहता है, बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल. ठीक है, नाउ अब क्या होगा, अब जब हायर एनर्जी स्टेट अनस्टेबल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा किस पर, ग्राउंड स्टेट पर, जो इसकी अपनी लीस्ट एनर्जी स्टेट है. ठीक है, when the electron comes back to ground state, it releases the extra amount of energy. अब चूंकि यहां कैसे पहुंचा था इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में, एनर्जी को एब्सॉर्ब करने से. अब इस इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी है जो इसे एब्सॉर्ब की है, जिसकी वजह से यहां पहुंचा है. लेकिन बेटा जब ये वापस आएगा, जिसके सहारे यहां पहुंचा था एक्साइटेड स्टेट में, जब ये वापस आएगा तो ये उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को बेटा वापस रिलीज करेगा. तो इलेक्ट्रॉन जिस लीस्ट एनर्जी स्टेट में होता है उसको हम बेटा नाम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जहां पर इसकी एनर्जी फर्दर कम नहीं होती है. तो हायर एनर्जी स्टेट जो होगी, अब ये 2 जो है सेकंड स्टेट, दिस इज हायर एनर्जी स्टेट, 3 इज हायर देन सेकंड, तो इनकी एनर्जी ज्यादा है, दीज आर हायर एनर्जी स्टेट्स, और इन हायर एनर्जी स्टेट्स को नाम बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट्स. दिस सेकंड एनर्जी स्टेट इज एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, ये एक्साइटेड स्टेट सेकंड. n is equal to 1 is ground state, n is equal to 2 is excited state, n is equal to 3 is also excited state. बस n equal to 2 is first excited state and n equal to 3 is second excited state. ठीक है बेटा, तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट्स में जाता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट्स में जाता है. लेकिन बेटा
जब ये इलेक्ट्रॉन वापस डीएक्साइट होता है, जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट अनस्टेबल है, तो जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस टाइम पर ये इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को बेटा वापस रिलीज कर देता है। ठीक है बेटा, सो दिस वाज पोस्टुलेट नंबर 7, कॉपी इट बेटा। अब यहां पर बेटा हमारा लास्ट पोस्टुलेट है, और उस लास्ट पोस्टुलेट से हमें एक एक्सप्रेशन निकलेगा, और उस एक्सप्रेशन से अब हमें इस बोरस मॉडल का मैथमेटिक्स देखना है। मैथमेटिक्स का मतलब इस बोरस मॉडल से हमें एक्सप्रेशन मिलते हैं, किसके लिए? रेडियस ऑफ ऑर्बिट हम निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। उनके लिए हमें बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस निकालने हैं। तो उसके लिए हमारे पास लास्ट में एक पोस्टुलेट बचा है बेटा, वो पोस्टुलेट हम लास्ट में कल पढ़ेंगे और वो एक्सप्रेशंस को भी देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में आपको कोई भी डाउट होगा बेटा तो यू कैन आस्क, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो जहां पे डाउट होगा, और या हम बाद में लाइव क्लास भी लेते हैं, या उससे पहले भी आप बेटा पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।